थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं अल्कोहलिक हूँ। ईश्वर की कृपा है, आप सबकी शेयरिंग का साथ है, मेरी पत्नी का सपोर्ट है कि आज सुबह से मैंने शराब नहीं पी है। कोई ऐसा ख्याल नहीं आया है, इसलिए खुश हूँ। और कोशिश बस ये करता हूँ कि शराब से दूरी तो कुछ सालों पहले मिल गई, आज भी वो दूरी बनी हुई है। तो साथ ही साथ में वो टेंशन ना आए अपने दिमाग को अननेसेसरीली परेशान ना करूं, रिकवरी को एंजॉय कर सकूं, तो उसके लिए एफर्ट्स मुझे ही करना पड़ेंगे। और वो एफर्ट्स मुझे कैसे करना है ये 12 स्टेप्स मुझे सिखाते हैं। तो बस वही जो सीखा है अपने स्पॉन्सर से, उसी को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि स्पॉन्सर के साथ 12 स्टेप्स करने के बाद में ये समझ में आया कि ये मामला कुछ कुछ ऐसा है कि जैसे वो बचपन में पिताजी ने साइकिल को पकड़ के साइकिल चलाना सिखाया था या टू व्हीलर चलाना सिखाया था। तो वो तो सिखा दिया था, तो उसको फिर उन्होंने हाथ छोड़ दिया और मैंने गाड़ी चला ली थी अपने आप। लेकिन वो अच्छे से तो चलानी तब आई जब मैं उसको प्रैक्टिस करने लगा। पहले अपने आंगन में, फिर उसके बाद कॉलोनी की सड़कों पर, फिर उसके बाद मेन रोड पर, और एक दिन हाईवे पर। तो ये जब तक खुद से मैंने और ज्यादा ज्यादा उसको नहीं चलाया गाड़ी को, मैं उसमें और अच्छे से प्रैक्टिस में नहीं ला पाया। बहरहाल, तो दोस्तों, ये जो एस बी सीजिट है, इसमें पिछले हफ्ते तक हम एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकारिता वाले सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे। और अभी कुछ मेंबर्स का भी ये रिक्वायरमेंट आया था कि भाई रिलैप्स के ऊपर, रिलैप्स या स्लिप अंग्रेजी में जो भी कह लीजिए, तो रिलैप्स के ऊपर भी कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाना चाहिए। तो एस बी सीजिट में से जो रिलैप्स टॉपिक है वो लिया है। इसको इंग्लिश जो एडिशन है एसबीसीजेड का, उसमें इसको कहा गया है स्लिप। स्लिप है ना, अब स्लिप कह लीजिए, रिलैप्स कह लीजिए, कोई अंतर नहीं है। और हिंदी जो ट्रांसलेशन हुआ है उसमें उसको गलतियां कहा गया है। तो इसलिए मैं उसको रिलैप्स, क्योंकि वो गलतियां बोलने से वो स्लिप है कि नहीं है ये ठीक से क्लियर नहीं होता है, इसलिए हम उसके लिए रिलैप्स जब भी यूज करेंगे। तो जो रिलैप्स वाला सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू एस बी सी जेड, उसमें से जो टॉपिक है वो हम आज शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले टॉपिक नंबर 11, जो कि रिलैप्स वाले सब्जेक्ट पे है। यह है मात्रा या गुण, मतलब कि क्वांटिटी या क्वालिटी। तो इसमें लिखते हैं फिसलने यानी कि स्लिप, है ना। अब फिर से मैं बताऊं, स्लिप या रिलैप्स हम इसको एक ही मान लेते हैं। तो स्लिप के मुद्दे के बारे में मैं बहुत ज्यादा हतोत्साहित नहीं होऊंगा। मैं समझता हूं कि आप बड़े पैमाने पर अनावश्यक अपराध बोध से पीड़ित हो। ईश्वर ने किसी न किसी कारण से हम में से कुछ लोगों के लिए ज्यादा कठिन राह निश्चित की है, और मेरा अनुमान है कि आप उनमें से ही एक पर चल रहे हो। ओके। सो लिखने वाला कह रहा है कि भैया अगर कोई अल्कोहलिक अगर वो स्लिप हो गया है, शराब उसके हाथ में आ गई है, तो बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। और कोई बहुत अपने आप को अंदर से गाली देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को अपराधी या मतलब ग्लानि में आने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके लिए ये मान लीजिए कि यार, ये सोब्राइटी जिसको मिलती है उसको मिलती है। हम लोग यही तो बात करते हैं ना फेलोशिप में, कि यार वो हर किसी का एक टाइम डिसाइडेड होता है और वो सिर्फ एक उच्च शक्ति को पता होता है। तो शायद हम में से कुछ लोगों को ये चीज आसानी से समझ में आ गई, कुछ लोगों को वो उतनी जल्दी उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाए। तो अपने आप को एक सांत्वना देने के लिए शराबी से कहा गया कि भाई आप ये मान लीजिए कि आपके लिए थोड़ी सी कठिन राह ईश्वर ने तय की है। अब ये मत मानिए कि आप बहुत बुरे हैं या आप जिद्दी हैं, बेकार इंसान हैं, ऐसा। तो एक कठिन राह आपके लिए ईश्वर ने निश्चित की है और आप उस पर चल रहे हो, इसीलिए आप जो है वो बार बार उस पे से फिसल जाते हो, गिर जाते हो। ओके। आगे, ईश्वर हमें सफल होने के लिए नहीं कहता। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। ईश्वर हमें सफल होने के लिए नहीं कहता, वो सिर्फ ये कहता है कि हमें सफल होने के प्रयास करते रहना चाहिए। यह ये यह कि निस्संदेह आप ऐसा कर रहे हैं और करते रहे हैं। ओके। अब देखिए, यहाँ पर है ना, मुझे तीसरे कदम की याद आती है कि हमारे तीसरे कदम में कहा गया कि भाई मैं अपनी इच्छा से, सॉरी, अपनी इच्छाओं को और अपने जीवन को मैं ईश्वर पर अपने मन से ही, है ना, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं, अपनी इच्छा और जीवन को मैं ईश्वर पर छोड़ने के लिए तैयार अब हूँ। मतलब मैंने छोड़ा नहीं है, पर मैं तैयार हूँ। क्योंकि मुझे समझ में आया है कि अपनी वाली चला के, अपने हिसाब से अपनी इच्छाओं को प्रैक्टिस करके तो मेरा नुकसान हुआ है।
तो इसलिए मैं अब छोड़ने को तैयार हूँ, है ना। तो ऐसा करने के बाद में मैं मेरी जो उच्च शक्ति है ना, वो मुझे ये भरोसा दिला रही है कि भाई आप अगर शुरू से ही ये सोच के चलेंगे ना कि मैं तो अब जिस रास्ते पे हूँ मुझे सक्सेस मिलना ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत जल्दी निराशा आ जाएगी, है ना। कई बार एक मेरे जैसे शराबी को, खासतौर से वो जब नया नया होता है, उसको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो वो रिलीफ ही नहीं मिल रहा जो बाकी लोगों को मिल रहा है। उसको ये पता भी है कि बाकी लोगों को ये रिलीफ मिलने में काफी टाइम लगा है यार, महीनों सालों लगे हैं। उन्होंने स्पॉन्सर के साथ में काम किया है, मेहनत की है अपने ऊपर, और आज भी कर रहे हैं, तब जाके उनको ये मिला है। ऐसा उसको दिख रहा है। वो लोग भी जिनको ये राहत मिली है, वो अपनी शेयरिंग में भी इस चीज को साफ तौर पर बता रहे हैं कि यार ये एकदम से नहीं हो गया, समय लगा इसमें। जैसे शराब ने मुझे कोई एक दिन में पटकनी नहीं दे दी थी, एक महीने में भी नहीं, एक साल में भी नहीं, कई साल लगे, तब जाके मेरी ऐसी हालत हुई कि मैं चारों खाने चित हुआ। तो ऐसे ही रिकवरी को भी मैं कुछ समय तो दूं, है ना। लेकिन वो शराबी फिर भी पता नहीं वो किसी तरह से एक जिस तरह से उसको देखना चाहिए वो उस तरह से देख नहीं पाता है, और वो बड़ा अंदर से हड़बड़ा सा जाता है कि कैसे भी ये राहत मुझे जल्दी से मिल जाए। तो इसीलिए ये दिलासा दिया जा रहा है कि भैया ईश्वर ने भी आपको परफेक्ट होने को नहीं बोला है, सक्सेस होना ही चाहिए नहीं बोला, बस ये कहा है कि आपको अपनी तरफ के पूरे प्रयास करना है, ईमानदारी से करना है, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार अपना 100% देना है ना। आगे लिखते हैं, इसलिए मैं शर्म या निरुत्साह की भावनाओं के वशीभूत ए से दूर रहना नहीं चाहूंगा। ओके, यह वह जगह है जहां आपको होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब कि जब भाई शराबी अगर रिलैप्स हो जाता है, तो उसको ये कहा जा रहा है कि भैया आप शर्म से कि अरे यार ये ऐसा मेरे साथ में कैसे हो गया, या फिर बहुत ज्यादा वो उत्साह में आ गया ना, कि अब तो मैं बिल्कुल करके ही दिखा दूंगा, मुझे सारा समझ में आ गया है। क्योंकि ये मेरे जैसे शराबी की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको बहुत जल्दी ये लग जाता है कि बस बस अब आप और कुछ मत बोलो, बस बस अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल समझ में आ गई ये बात, क्या आपने बताया है, ठीक है, बीमारी है ना, आ गया मेरे, सब समझ में आ गया है। अलग अलग पहलू हैं इसके, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है। शारीरिक मानसिक पे पहले ध्यान मेरे को देने का है, आध्यात्मिक जो है वो जब 12 कदम में मैं आऊंगा तब समझ जाऊंगा, तब समझ जाऊंगा। डेली मीटिंग्स आना है, फिर उसके बाद में मुझे एक तय समय के बाद में स्पॉन्सर भी ले लेना है, 12 कदम करना है। हो सकता है कि वो समय कल आ जाए, हो सकता है वो समय 6 महीने बाद आए, जब भी आए मुझे मीटिंग के पुराने लोग बता देंगे, मैं सब समझ गया हूँ, है ना। तो हम कई बार कहते हैं ना पिंक क्लाउड, एक नए शराबी का, ये पिंक क्लाउड ही वो कारण होता है कि अगर जब वो रिलैप्स हो जाता है ना, तो वो इतनी तेजी से नीचे गिरता है और उसकी वो इतना बुरी तरह से आहत हो जाता है, अपने आप के अंदर इतना टूट जाता है कि उसको दोबारा ए में एकदम से आने में घबराहट होती है, एक संकोच होता है, शर्म आती है, क्योंकि उसने अपने आप से बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीदें रख ली थी। तो इसलिए कहा गया कि शर्म या निरुत्साह की भावना के कारण मैं ए से दूर नहीं रहूंगा। क्योंकि यार जब मैं पहले भी आया था तो तब भी तो यही बात थी ना कि ए के अलावा और कोई तरीका नहीं है, और कोई दरवाजा मेरे लिए बचा ही नहीं है। तो भैया बात यह है कि अगर आप यहाँ पर आने के बाद में भी रिलैप्स अगर हो गए हो, तो अभी भी स्थिति बदली नहीं है, अभी भी ए के अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो जिस तरह से जब मैं ए में आया, तो हजारों लाखों ए मेंबर्स खड़े थे, और उनसे मेरे को ये सुनने को मिला कि भाई आजा, हम भी तेरी स्थिति में ही थे। इन द सेम वे, बिल्कुल उसी तरह जब कोई शराबी रिलैप्स होता है, तब भी उसके सामने कई ऐसे अनुभवी रिलैप्स हो चुके ए मेंबर्स खड़े होते हैं जो कहते हैं कि भाई आजा, हम भी तेरी तरह कई बार रिलैप्स हुए, ए को हम पूरी तरह समझते हैं, ये दावा करने के बाद में भी हम रिलैप्स हुए। बल्कि हम में से कई तो ऐसे हैं जो कई सालों की सोब्राइटी के बाद में रिलैप्स हुए। लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ट्रायल एंड एरर, है ना, मतलब बस ऐसे ही ऊपर ऊपर इसको चखो, जानो, देखो और बढ़ लो, ये ऐसी वाली बात नहीं है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ में दोबारा शराब आई है तो मौका यही है, आ जाओ, एक बार अच्छे से एनालिसिस करो कि क्या हो गया था और क्यों हो गया था। तुम्हें सिर्फ ये करना है, ना कोई शर्म करनी है, ना अपने जोश को ठंडा करना है, ना किसी तरह का संकोच करना है। बस तुमको इसी प्लेटफॉर्म पे आके दोबारा ये पता पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो गया था, तभी तो तुम अगली बार उसको करने से रुक पाओगे,
है ना। इसीलिए लिखा है कि यही वो जगह है जहां आपको होना चाहिए। तो ये ऐसी वाली बात नहीं है यार कि नहीं यार मैं तो यहाँ पे आया था और यहाँ आके तो यार देखो 2 महीने बाद में मेरे हाथ में शराब आ गई, तो अब मैं कहीं और जाऊंगा। तो भाई ये तो ऐसी बात हो गई, मैं टाइफाइड के इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे दवाई दी। उसने बोला कि भाई साहब ये टाइफाइड जो है ना, ये कई बार रिलैप्स होता है। टाइफाइड बीमारी जो है वो, उसको हिंदी में कहते हैं कि उसका टाइफाइड पलट गया, है ना, मतलब रिलैप्स हो गया। जैसे मैं मेरे बारे में बताऊं तो 2008 में मुझे टाइफाइड हुआ था। वो एक के बाद एक 3 बार रिलैप्स हुआ मेरा। और मतलब कि तकरीबन उस टाइफाइड के दौर ने मेरे 3-4 महीने खराब किए। और मेरा बहुत वेट लॉस हो गया था, मैं बहुत परेशान हो गया था, डर भी बहुत गया था, है ना। अब टाइफाइड का जो मरीज है उसको डॉक्टर ने कहा कि भैया ये दवाई है और ये परहेज है आपको करना पड़ेगा। अब अगर मरीज उसमें किसी तरह की कोई भी जरा सी भी गड़बड़ कर रहा है, और जब वो टाइफाइड उसका पहली बार रिलैप्स होता है, मतलब टाइफाइड ठीक हो गया लेकिन 15 दिन बाद फिर हो गया उसको टाइफाइड, तो मरीज ये कहता है वो तो डॉक्टर अच्छा नहीं था, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा। दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने फिर दवाई दी, फिर कुछ परहेज रखने का बोला। मरीज ने फिर अपने हिसाब से 100% ईमानदारी से काम नहीं किया। या तो कभी कभार दवाई में गलती करता था, या फिर परहेज रखने में गलती करता था, या तो फिर खाने पीने में कुछ गड़बड़ घोटाला करता था। फिर उसका टाइफाइड 15 दिन बाद पलट गया। इस बार उसने फिर तीसरे डॉक्टर को चुना। इस तरह से बार बार अगर वो डॉक्टर बदलता रहेगा तो काम नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे लिए वो डॉक्टर का नाम है अल्कोहलिक एनोनिमस। तो अगर किसी शराबी के साथ में इस तरह से रिलैप्स होता है तो भैया वो डॉक्टर बदलने से काम नहीं चलेगा, आपको ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ये इस अल्कोहलिक एनोनिमस नाम के डॉक्टर के अलावा मेरे पास कोई दूसरा डॉक्टर है भी नहीं। होता तो काहे को आता। मैं तो बड़ा मजबूरी में यहाँ पर आया था, कुछ और चारा था ही नहीं। और जैसे जैसे एक एक दिन करके मेरा यहाँ पर सोवराइटी में निकल रहा है, वैसे वैसे रोज मुझे ये बात और भी मजबूती से कंफर्म हो रही है। इस बात की खातरी हो रही है कि वास्तव में यार कोई तरीका नहीं है। क्योंकि रोज कई लोग ए में जुड़ रहे हैं, रोज नए लोगों की मैं शेयरिंग सुनता हूँ, वो यही बताते हैं कि यार हमने भी अपनी तरफ से तरीका ढूंढा, हमको भी नहीं मिला। सब लोगों ने अलग अलग तरीके आजमाए, अलग अलग जगहों पर लोगों ने खोजबीन की डॉक्टर के लिए, लेकिन उनको कोई इस शराबियत नाम की बीमारी के लिए कोई डॉक्टर नहीं मिला। तो बस बात यह है कि यही वो जगह है जहां पर आपको होना चाहिए। आगे चलते हैं। एक सदस्य के रूप में आप कोशिश क्यों नहीं करते। ऐसा है कि आपको पूरे ए को अपने कर, ओके ठीक है। ये थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये अंग्रेजी में इट्स लाइक दैट कि व्हाई डोंट यू ट्राई जस्ट एज ए मेंबर, यू डोंट हैव टू carry the whole A on your back, you know। मतलब आप सिंपली आप सिर्फ एक साधारण से ए सदस्य के रूप में दोबारा क्यों नहीं शुरुआत कर पाते। तो भाई मतलब ये हुआ कि शराबी जब ए में आया ना, उसको कई तरह के गुमान हो जाते हैं कई बार। उसको ये लगता है ये बाकी सबको इतने अच्छे से समझ में नहीं आया, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। या फिर कई बार उसको ऐसा लगता है यार मैं इन सब लोगों से उम्र में बड़ा हूँ, या फिर इन सब लोगों का एजुकेशन कम है, मेरा एजुकेशन बहुत अच्छा है। तो अगर यार मैं रिलैप्स हो गया हूँ, तो यार फिर इनके सामने मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मैं तो बड़ा अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ पढ़ के बड़ी अच्छी अच्छी शेयरिंग करता था, लोग तालियां पीटते थे। और अब मैं ही रिलैप्स हो गया हूँ तो यार फिर तो बहुत ही बुरी, ये तो बहुत बुरी बात हो गई। तो ऐसे ही के लिए लिखा है कि भाई एक साधारण ए मेंबर, कौन होता है एक साधारण ए मेंबर, है ना। ट्रेडिशन थ्री, तीसरी परंपरा हमको कहती है द ओनली रिक्वायरमेंट, एक सदस्य होने की एकमात्र आवश्यकता है कि आपको शराब से दूर होने की इच्छा है, बस। इसके अलावा आपकी क्या पढ़ाई है, आप कितने साल से परेशान हो, आपकी उम्र क्या है, आपने कितनी शराब पी है और पी के आपने क्या क्या गंदगियां की है, गड़बड़ घोटाले की, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप एक सिर्फ एक ए सदस्य, मतलब सिर्फ एक ऐसे इंसान के रूप में आप दोबारा शुरुआत क्यों नहीं कर देते हो। एक ऐसा इंसान जो अपनी शराब को खुद रोक नहीं पा रहा है और जो उससे बाहर आना चाहता है, बस। ओके, है ना। तो पूरे ए को अपने कंधे पे लेके चलने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको उस पूरे होम ग्रुप की, बाकी सब लोग क्या सोचेंगे, अरे वो जो मेरी सर्विसेज है उनका क्या होगा, है ना। ये सब सारी जो टेंशन बाजी है, फालतू की नेतागिरी है, फालतू की पंचायती है,
ये करने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपनी रिकवरी को देख लीजिए, आपके लिए वो ही बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बात जो है ये दोनों तरह से लागू हो रही है यहाँ। ये उस इंसान के लिए लागू हो रही है जो अभी तक रिलैप्स नहीं हुआ है, अच्छे से होम ग्रुप में सर्विस में तो बहुत अच्छे से सर्विस कर रहा हूँ, इस चीज का दावा कर रहा है। भले ही उसने स्टेप वर्क नहीं किया है। स्टेप वर्क में सर्विस करने वाली स्टेप 12वें नंबर पे आती है, मतलब 12वें कदम पर आती है। और उस 12वें कदम में ये लिखा हुआ है कि इन कदमों के परिणाम स्वरूप, मतलब वो 12 कदम में बिल डब्ल्यू साहब साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि आपको सर्विसेज में तब आना चाहिए जब आपने 1 से लेके 11 तक कदम किए हुए हैं। इसलिए लैंग्वेज पर ध्यान अगर मैं दूं ना, तो लिखा है इन कदमों के परिणाम स्वरूप आई आध्यात्मिक जागृति। तो अगर आपने ये 11 कदम नहीं किए हुए हैं तो आपको पूरे ए को अपने कंधों पर ढोकर ले जाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। अदरवाइज जितनी खुन्नस आप ए के बाहर पालते थे ना, उससे ज्यादा खुन्नस आप ए के अंदर पाल लेंगे। मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। मैंने शायद पहले भी इसका जिक्र किया था। जब मेरा चौथा कदम स्पॉन्सर ने पढ़ा तो वो हंस पड़े। बोले भाई साहब, आपको ए में आए हुए अभी साल भर भी हुआ नहीं, 6-8 महीने हुए हैं, और आपकी खुन्नस की जो लिस्ट है उसमें से 2/3 नाम ए वालों के हैं। क्या कर रहे हो आप? है ना, क्योंकि मैं आते से ही बहुत जल्दी सर्विसेज में लग गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि 12 कदम हुए बिना कोई सर्विसेज कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी फेलोशिप पहले ही छोटी है। तो इसलिए सर्विसेज तो जल्दी से मेरे ख्याल से सर्विसेज के काम में किसी मेंबर को लगना ही चाहिए। और सर्विसेज जो है वो सोसाइटी में गजब की हेल्प भी करती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है ना, जो यहाँ पे लाइन लिखी है ना, पूरे ए को अपने कंधों पर ढोकर ले जाने की जरूरत नहीं है। सर्विसेज में वो ए मेंबर अगर 12वें कदम तक नहीं आया है तो इस तरह की सर्विसेज ले सकता है जहां पर बहुत ज्यादा पूरी जिम्मेदारी का ठीकरा उसके ऊपर ही हो, इस तरह की जिम्मेदारी ना हो। बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी हो, ऐसी जिम्मेदारी वो ना ले। अदरवाइज उसके अंदर एक भावना आ जाती है कि मुझे इसको बिल्कुल परफेक्टली पूरी करनी है, जरा से भी गलती नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ गलती हो और अगर कोई गलती निकालेगा तो फिर इसको अपने होम ग्रुप के ही मेंबर से खुन्नस होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए रिलैप्स होने के पहले वाला जो जो इंसान है ये उसके लिए भी है, और फिर जो रिलैप्स हो गया ये उसके लिए तो है ही कि भाई दोबारा जो कोशिश है वो आप एक साधारण इंसान के रूप में करो। है ना, इतना मत सोचो कि मैं तो ऐसा था, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते थे। आप खुद शायद अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हो, लेकिन हकीकत यह है कि दूसरे लोग आपको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हर कोई शायद मुझे ही देख रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसके एक एक शब्द पे सब लोग ध्यान दे रहे हैं, हर किसी की शेयरिंग में मुझे ही ताना मारा जा रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आप उतने इंपॉर्टेंट हो नहीं जितना आप अपने आप को समझने लग जाते हो। ओके, आगे। आप जो अच्छी चीजें करते हो हमेशा सिर्फ उनकी मात्रा ही नहीं देखी जाती बल्कि उनकी गुणवत्ता भी मायने रखती है। ब्यूटीफुल। देखिए, हम लोग कई बार ये मीटिंग में सुनते हैं ना, भैया क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। हमारे इस टॉपिक का नाम भी यही है, क्वांटिटी और क्वालिटी, मात्रा या गुण। है ना। तो जितना मैंने काम किया है, ये काम अभी इसमें भी दो तरह की बातें हैं। एक तो काम मैंने अपने मतलब एक फेलोशिप के लिए सर्विसेज के रूप में क्या काम किया है, और दूसरा ये हो गया कि मैंने अपने ऊपर क्या काम किया है। तो अभी मैं पहले अपने ऊपर क्या काम किया उसकी बात करता हूँ। तो भाई मैं ये दावा कर रहा हूँ कि मैं तो साहब धड़ाधड़ मीटिंग जा रहा हूँ, है ना। मोर मीटिंग मोर चांस, नो मीटिंग नो चांस का वो नारा मैंने दांत से पकड़ लिया है। 365 में से 365 दिन मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैं उसी तरह का इंसान हूँ, ड्राई ड्रंक टाइप का। नेतागिरी मुझसे आप करवा लीजिए, ग्रुप में पद की होड़ में मुझसे आप भगवा लीजिए, दूसरे मेंबर्स के बारे में गॉसिपिंग करवा लीजिए। खुन्नस ईर्ष्या ये भरी हुई है मेरे अंदर गले गले तक। स्पॉन्सर मैंने लिया नहीं, या लिया भी है तो टाइम पास के लिए ले लिया है। इससे फर्क पे मेरा कोई ध्यान नहीं है। ये मैं सिर्फ क्वांटिटी इकट्ठी कर रहा हूँ, क्वालिटी इकट्ठी नहीं कर रहा हूँ। ओके। तो इसीलिए उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो फिर ऐसे में ये होगा कि मुझे सोब्राइटी में शायद कुछ महीने या कई साल अगर हो गए, और मेरे सामने कोई ऐसा मेंबर आया जो कि मीटिंग में आया, और उसको शायद 3 या 4 दिन में ही वो स्वीकार्यता आ गई, और फिर उसने स्पॉन्सर भी लिया, उसका स्तर पर चालू हो गया। उसकी शेयरिंग से अगर मुझे ये लगने लगा यार क्या बात बोल रहा है, या फिर उसके लिए 2-4 लोगों ने ये बोल दिया कि यार कुछ ही महीने की
सोब्राइटी है उसकी देखो 3 4 6 महीने की, लेकिन यार क्या शेयरिंग करता है यार, क्या इसके अंदर विनम्रता आई है, क्या परिवर्तन आया है 4 महीने में, वाह वाह वाह। ऐसे में मेरे अंदर ईर्ष्या 7वें आसमान पे पहुंच जाएगी। और ये कहीं ना कहीं वो आत्म दया है ना, कहीं ना कहीं मैं उस आत्म दया में भी आ जाऊंगा कि यार मुझे तो ये कुछ साल हो चुके हैं लेकिन मेरी तो ऐसी तारीफ ही नहीं करते हैं मेरे होम ग्रुप के लोग। तो ना सिर्फ उस नए मेंबर से मुझे जलन हो जाएगी, बल्कि अपने होम ग्रुप के मेंबर से भी जलन हो जाएगी कि ये लोग शायद मुझे नीचा दिखाना चाह रहे हैं। और ये खुन्नस, आत्मदया, जलन, ईर्ष्या, ये इसी सब से तो एक शराबी रिलैक्स हो जाता है। आगे लिखते हैं, इन सब से ऊपर एक समय में सिर्फ एक दिन के हिसाब से कीजिए, ओके है ना। तो लास्ट बट नॉट नॉट द लिस्ट है ना, अबव ऑल, अंग्रेजी में कहते हैं ना अबव ऑल, कि 100 बातों की एक बात टाइप ना, ऐसा है कि भाई अगर ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ है तो एक समय में सिर्फ एक दिन, तो वन डे एट अ टाइम। तो वन डे एट ए टाइम अपनी लाइफ को जिए, वन डे एट ए टाइम अपनी रिकवरी को आगे बढ़ाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य के लिए प्लानिंग नहीं करना है, कि वन डे एट ए टाइम बड़ा कई बार पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट हो जाता है, विरोधाभासी इसको बना देता है। शराबी है, शराबी थोड़ा इसको वो कर देता है, इसके अलग अलग मतलब अपने हिसाब से निकाल के, है ना। तो वन डे एट ए टाइम मुझे जो बताया जाता है उसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि बहुत ज्यादा आगे की सोच के टेंशन मत लो, क्योंकि अगर वो करोगे तो वो आगे का जो है, ना तो तुम्हारे पास में कोई उसके लिए ठोस प्लानिंग है, और ना ही तुम आगे के चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। देखिए एक बड़ी मजेदार बात है, ये बहुत ज्यादा आगे की सोच के टेंशन सिर्फ उस आदमी को होता है जिसके पास में आगे की कोई प्लानिंग है ही नहीं। सोचिए ना आप, अगर आपके पास ये प्लान ही नहीं है कि नेक्स्ट 5 साल में आपको क्या करना है, तभी तो आप टेंशन में रहेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। जिसके पास में अगर प्लान है वो सीधा सीधा एक प्लान बनाएगा और उस प्लान की तरफ, बिल्कुल इसको कहते हैं ना वो क्या, एकलव्य, एकलव्य की तरह बिल्कुल वो लक्ष्य की तरफ एकाग्र चित्त रहेगा। तो इतना लंबा आगे के लिए ना तो मेरे पास वास्तव में भी कोई प्लान है, प्लान होता तो शराबी ही नहीं होता यार मैं, और ना उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल है। अगर प्लान होता भी तो भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं, इसलिए मुझे कहा कि भैया वन डे एट ए टाइम जिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बस चादर ढक के सो जाऊं, आज मैंने जो कमाया उस पैसे को बुरी तरह से उड़ा उड़ू दूं, है ना। आज मैं गया मीटिंग में, चाहे जहां वहां पे उल्टी सीधी हरकतें करूं, गॉसिपिंग करूं, प्रोग्राम पे ध्यान नहीं दूं, कि ठीक है ना यार आज शराब पीने की कोई इच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया, अब तो घर जाके खा पी के सोना ही है, अब तो कोई रेस्ट है ही नहीं, वन डे एट ए टाइम बोला है मुझे जीने का, नहीं साहब। मैं मीटिंग में जाता हूँ, लोगों को ध्यान से सुनने की कोशिश करता हूँ, स्पॉन्सर लेने की कोशिश करता हूँ, स्टेपर पे काम करने का प्रयास करता हूँ, ये इसीलिए कि मेरा कल का दिन भी अच्छा हो, मेरे अंदर वन डे एट ए टाइम इम्प्रूवमेंट आए, इकट्ठा नहीं आ जाएगा, लेकिन एक दिन के हिसाब से रोज मुझ में भले ही दशमलव के 100वें हिस्से बराबर आए, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट ही आए, क्योंकि मैं एक जगह पर खड़ा रह सकने वाला इंसान नहीं हूँ, शराबी हूं मैं। या तो आगे जाऊंगा या फिर मेरी गाड़ी रिवर्स गियर में आ जाएगी, और रिवर्स गियर में मतलब किसी न किसी दिन रिलैक्स। ओके, तो दोस्तों ये पहला टॉपिक था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक नंबर 52, फिसलन से बचाव। तो फिसलन मतलब वही रिलैप्स या फिर स्लिप, फिर से पीना, है ना, इसको लिखा है हिंदी में फिर से पीना। ओके, टॉपिक नंबर 52, रिलैप्स से बचाव। इसमें लिखते हैं, मान लीजिए हम अपने तय किए हुए आदर्श के अनुसार आचरण करने में कमतर पड़ते हैं और गलती कर बैठते हैं, तो क्या इसका मतलब हमें शराब पी लेना चाहिए? ओके, थोड़ा सा दिक्कत है, मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ फिर करते हैं। ओके, कुछ लोग हमें ऐसा ही बताते हैं लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। ओके, ये पूरा पढ़ने के पहले ना मैं थोड़ा सा एक बार ये बोलना चाहूंगा, जैसे इस वाले पैराग्राफ को आप देखिए, इसमें आखिरी में लिखा है एल्कोहलिक्स अनोनिमस पेज 70, है ना। तो Vivek जो Bhaiya, हमारा, Vivek Bhaiya, Vivek Bhaiya, can you hear me? I'm sorry to disturb you. हाँ जी, ओके मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ ओके, तो ये जो टॉपिक नंबर 52 है, हाँ, तो फिसलन। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये आपका कितने टाइम चलेगा? उसके बाद में अगर मेरे को कोई शेयरिंग करना हो तो मैं कितने टाइम तक कर पाऊंगा? आई जस्ट वांट टू होस्ट नो आप दिस थोड़ा सा थिंग। देख लीजिए एक बार। शिव भाई मेरी ठीक है शेयरिंग अभी शिव भाई 10:30 साढ़े तक चलेगी, उसके बाद आप देख लीजिएगा।
साढ़े जी विवेक जी खड़ा ले। या ओके ओके। तो ये जो टॉपिक नंबर 52 है। ओके। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये जो टॉपिक नंबर 52 है ना, फिसलन से बचाओ, इसमें जो लाइनें लिखी हुई है कि ये लाइनें है ना, दरअसल हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, हाउ इट वर्क, यह कैसे काम करता है, इसमें से ली हुई है। और इसमें जहां पर वो सेक्सुअल कंडक्ट, मतलब सेक्स से संबंधित बात का जिक्र है ना, वहां से ये अंश लिया गया है। तो इसको पढ़ने के पहले ये मैंने इसलिए बताया कि हम उस चीज को दिमाग में रख के अगर इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से ये क्लियर हो पाएगा। इसमें लिखते हैं, मान लीजिए हम अपने तय किए हुए आदर्श के अनुसार आचरण करने में कमतर पड़ते हैं और गलती कर बैठते हैं। ओके। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि भाई सेक्स को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अत्यधिक सेक्स की भावना या फिर सेक्स से उस तरह का हाई डोपामीन लेने का प्रयास, इसके कारण से भी शराबी का रिलैप्स हो सकता है। और ये सेक्सुअल कंडक्ट जो है ये कई बार मतलब गलत, जिसको हम कहते हैं अवैध संबंध जो है, वो कई बार शराबी को एक ग्लानि में भी लेकर आता है। और ये ग्लानि टाइप की जो चीजें हैं वो रिलैप्स कराने में इनका इनपुट होता है। तो ये उससे संबंधित है कि भाई शराबी से कहा गया कि यार इन चक्करों में अभी मत पड़ना, या फिर ये कहा गया है कि गर्लफ्रेंड भी है तो उससे अभी दूर रहना, है ना, ऐसा सब कुछ अभी कहा गया। लिखते हैं, मान लीजिए अपने तय की आदर्श के अनुसार आचरण करने में हम कमतर पड़ते हैं। अब शराबी से कहा गया यार अभी इन सब चीजों से बच के रहना कुछ समय, आपके स्पॉन्सर हैं या जो आपके अनुभवी दोस्त हैं वो आपको अपने आप बता देंगे। लेकिन फिर भी वो उसने ऐसा कुछ कर लिया। मतलब यहाँ पे शराब पीने की बात नहीं हो रही है, शराब नहीं पी ली है, रिलैप्स नहीं हुआ है वो, लेकिन उसने ऐसा कोई सेक्सुअल कंडक्ट कर दिया। ओके। तो आदर्श के अनुसार आचरण करने में कम पड़ जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। अब ये एक्चुअली गलती नहीं है, वो अंग्रेजी में है स्टम्बल, मतलब लड़खड़ा जाते हैं, तब कहीं ना कहीं ठोकर खा जाते हैं। तो क्या इसका मतलब, अब ये भी आगे की लाइन अंग्रेजी में, डज दिस मीन वी आर गोइंग टू गेट ड्रंक, थोड़ा सा ट्रांसलेशन का इशू है। तो हमसे अगर कहा गया कि भाई ऐसे इलेजिटिमेट सेक्स यानी अवैध संबंध से दूर रहना, लेकिन फिर भी हम दूर नहीं रह पाए, तो क्या इसका मतलब यह है कि बस हम रिलैप्स ही होने वाले हैं? मना किया गया था मत करना, लेकिन हमसे हो गया, हमने कर लिया, तो क्या मतलब हम रिलैप्स तुरंत होने वाले हैं? उसके आगे लिखा है, कुछ लोग ऐसा ही बताते हैं। मतलब आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे मीटिंग्स में, खास तौर से जो ड्राई ड्रंक टाइप के लोग हैं ना, जिन्होंने स्पॉन्सर लेके स्टेप वर्क नहीं किया है, जो सिर्फ डराने का काम करते हैं, वो शायद ऐसा बता देंगे कि बस आपके साथ होने ही वाला है बॉस, गलत किया मरोगे, पाप होगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। आगे लिख रहा है, लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। ओके। आगे, यह हम पर और हमारे इरादों पर निर्भर करता है। अगर हमने जो किया है उसके लिए हमें खेद है और हम ईमानदारी से इच्छुक हैं कि ईश्वर हमें सही राह पर ले जाएं, तो हमें यकीन है कि ईश्वर हमें माफ कर देगा, जिससे हम सबक भी सीखेंगे। देखिए कितनी कितनी मतलब खूबसूरती से और कितनी फैक्ट से बात वो लिखी है कि यार फालतू में डराने का काम अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिटरेचर ने यार कभी नहीं किया, है ना। कि ये इस गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उस गलती करने के बाद में शराबी के अंदर का भाव क्या है, वो बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसके अंदर ये भाव है कि देखो देखो मुझे तो मना किया गया था सेक्स करने का, लेकिन मैंने तो किया, सबकी ऐसी की तैसी, कुछ भी नहीं हुआ, अरे रिलैप्स होना तो दूर, मुझे तो पीने की इच्छा भी नहीं आ रही है, गलती वो तब है, तब फिर वो गलती नहीं, तब फिर वो अपराध है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज हो जाने के बाद में उसके अंदर के जो इरादे हैं, उसको ये लग रहा है कि हे भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसको पछतावा हो रहा है उस चीज का, और वो ये चाहता है कि ऐसी गलती यार उससे दोबारा ना हो, घुटनों पर आके वो अपनी उच्च शक्ति से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज ना, मुझसे ये हो गया, मैं अब, प्लीज आप मुझे स्ट्रेंथ दो, मैं आपसे प्रे करता हूँ, आप मुझे शक्ति दो, मैं अब नहीं करना चाहता हूँ ये मुझसे हो गया है, अब प्लीज मैं नहीं करूंगा, प्लीज बचाइए मुझे। इसका मतलब कि सही में उसको अब ये आभास हो रहा है। देखिए कर गलती उसको बता के दलील करना ए का उद्देश्य नहीं है, वो ए के लिटरेचर का उद्देश्य है कि आपको ये एहसास हो कि भैया अभी कम से कम आपके लिए ये चीज सही नहीं है, मरोगे आप, रिलैप्स हो जाओगे, ये बात है। तो अगर उसको अपने आप ही ये लग जाता है ना शराबी को कि यार मैंने गलती की है, गॉड प्लीज स्पेयर मी, तो उसको वो अपने आप ही अपना सबक भी सीख जाएगा कि यार उसने तो सोच के रखा था कि मुझे इस तरह की कोई लफड़े में नहीं पड़ना है,
कि फिर भी वो इस लफड़े में गिर गया, कैसे हो गया ऐसा। फिर से मैं इस बात को दोहराता हूँ, यहाँ पे रिलैप्स होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे सेक्सुअल कंडक्ट वाली बात हो रही है, कि उसको ये सबक मिल जाएगा कि यार मैंने ऐसा क्या किया, किस परिस्थितियों में मैंने अपने आप को डाल लिया कि मुझसे जाने अनजाने ऐसा हो गया, है ना। आगे लिखते हैं, अगर हमें अपने किए पर पछतावा नहीं है और दूसरों को हानि पहुंचाने वाली हमारी हरकतें जारी रहती हैं, तो ये निश्चित है कि हम फिर से शराब पी लेंगे। यह बात हमें हमारा अनुभव बताता है। एब्सोल्युटली फाइन, है ना। तो यार क्या है कि डरने की आवश्यकता नहीं है। एक शराबी खुद अपने इंटेंशन को चेक कर सकता है कि उसके अंदर क्या उसको ये पछतावा हो रहा है, क्या क्या उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है क्या। और अगर नहीं, उसको ये लग रहा है कि मैं तो बड़ा शेर हूँ, ये सब लोग फालतू में मुझे डराते हैं और ऐसा करके वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको ये याद रखना पड़ेगा कि इस चक्कर में बड़ा नुकसान उसका खुद का ही हो रहा है। क्योंकि यार ये जो इसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को अति करने की ना, इसकी ये टेंडेंसी थी, ये टेंडेंसी, ये अति कर करके ही उसके अंदर इतने चरित्र दोष आए हैं। और ये फिर चरित्र दोषों को भी उसने कभी परखा नहीं, कम करने की कोशिश नहीं की, और ये हालत हो गई कि अब वो जुनून में बदल चुके हैं। तो इससे दूसरों को जो नुकसान हुआ होगा उसकी तो वो छोड़ छोड़ दीजिए खैर बात, क्योंकि वो तो बड़ी लंबी लिस्ट है। शराबी के अंदर अगर कभी सद्बुद्धि आई तो शायद से वो 8वें 9वें कदम में उसके लिए अमेंड्स करेगा। लेकिन सबसे बड़ी तो बात यह है कि यहाँ पर सबसे बुरी हालत खुद शराबी की हुई है, क्योंकि वो पूरी तरह से एक आध्यात्मिक रूप से पतित इंसान हो गया, स्पिरिचुअली बैंकरप्ट इंसान बन गया। सबसे बड़ा नुकसान उसका खुद का हुआ है ना। तो इसी के लिए लिखा जा रहा है कि हम फिर से शराब पी लेंगे। और अगर फिर से शराब पी ली तो यार रोज कम से कम एक मीटिंग में तो सुनने को मिल ही जाता है, कोई ना कोई शेयरिंग में बोल ही देता है कि भैया जेल, पागल खाना, असमय, दर्दनाक मौत, है ना। तो ये हमारा अनुभव बताता है। तो वो जो मुझसे पहले आए हुए लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि बॉस अगर गलती सबसे हो सकती है, और ये तो लिटरेचर ही उन लोगों ने लिखा है। खासतौर से अगर बिग बुक की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम शुरू के कुछ ऐसे सफल शराबी जो रिकवरी में आए हैं, तो इन लोगों ने भी गलती कर करके ही सीखा है, सारी गलतियां की हैं इन्होंने। लिटरेचर में यार हमारे हर चीज का जिक्र है, कि खुद बिल डब्ल्यू साहब जो है उनके साथ में भी हो रहा था कि शुरू में वो बहुत ज्यादा लोगों को ज्ञान बांटने लग गए। मतलब ये तब की बात है जब बिग बुक की भी कहीं से कहीं तक कोई सीन नहीं था, वो करीब करीब अकेले ही थे। तो वो सबको उस आध्यात्मिक जागृति के बारे में, एक उच्च शक्ति वगैरह के बारे में बोलने लग जाते थे। नतीजा ये होता था कि कोई भी नहीं आता था। फिर उनको डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बताया था कि भैया तुम डायरेक्ट वहां तक मत लेके जाओ शराबी को, उसके पल्ले ना पड़ती है। दूसरे तरीके से तुम समझाओ उसको। तब फिर उनको ये बात समझ में आई। तो हम गलतियां कर करके ही सीखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मुझे ने सिखाई कि यार आप अपनी गलती पे आपको रोना धोना भी नहीं है, लेकिन आपकी गलती का आपको अफसोस होना चाहिए कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है, और अब मैं दोबारा क्या कर सकता हूँ बजाय पछताने के। अब मैं दोबारा आगे से क्या करूँ कि वो गलती मुझसे ना हो, है ना। रिपीटिंग द सेम मिस्टेक एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट, ये तो ना हो पाएगा। तो बार बार मुझसे गलतियां अलग अलग तरह की होना, एटलीस्ट अगर हो भी तो अलग अलग तरह की हो, नए नए तरह की गलतियां होना। वही की वही गलतियां हो रही है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पिछली बार जब मैंने गलती की थी तो उस गलती को बाद में देखने में, उस गलती का अवलोकन करने में मेरे अंदर 100% ईमानदारी नहीं थी। इसीलिए तो फिर से वो दोबारा हो रही है। ओके, फाइन। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा था, ये बिग बुक के पेज नंबर 70 जो है, हाउ इट वर्क, यह कैसे काम करता है, मैं से लिया हुआ है अंश। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक नंबर 68। नए सिरे से कोशिश करो, है ना। मतलब एक बार आप गिर गए, काफी लंबी पारी खेल ली आपने, या चलो छोटी पारी लंबी पारी जो भी खेल ली हो, लेकिन अब गिर गए आप, नहीं जमा, नए सिरे से करो कोशिश। अपन कहते हैं ना भाई, खड़े हो जाओ, फिर से एबीसीडी से स्टार्ट करो। ओके। यद्यपि मैं जानता हूं कि इस बार दोबारा पी लेने के बाद आप किस तरह आहत और दुखी होंगे, कृपया आपके अंतर्मन की शांति के अस्थायी नुकसान पर चिंता मत कीजिए। ओके। तो भाई बिल डब्ल्यू साहब इसमें बोल रहे हैं कि ठीक है यार, आप रिलैप्स हुए, आई कैन अंडरस्टैंड, है ना। अ, मतलब मुझसे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि यार तुमको अगर कहीं कोई शराबी ऐसा मिले
जो अभी अभी रिलैप्स हुआ है और जो दुखी है ना, तो उसके सामने ज्ञान के भंडार मत खोल दो। सबसे बड़ी बात तो उसको ऐसा मत बोलने लग जाओ तूने क्या किया, अरे यार ये क्या हो गया, कहाँ देख तेरी फैमिली कितनी अच्छी हो गई थी, तेरा काम वाम भी थोड़ा थोड़ा सेट होने लगा था, लोग तेरी तारीफ करने लगे थे, तूने सब बर्बाद कर दिया था। नहीं यार, उसके बजाय वो ये कह रहे हैं कि भैया मैं ये समझ रहा हूँ कि एक शराबी जो रिलैप्स हुआ वो अंदर से कितना ज्यादा चोट खाया हुआ और दुखी महसूस कर रहा है अपने आप को, है ना। तो उसको जो सेरेनिटी अभी तक मिल गई थी, जो आत्म शांति उसको मिल गई थी ना एक तरीके की, हाँ यार, भले ही उसने स्टेप वर्क नहीं किया हो, भले ही उसके अंदर कितने भी चरित्र दोष सर चढ़ के बोल रहे हो, भले ही वो ड्राई ड्रंक वाला अल्कोहलिक हो या पिंक क्लाउड वाला अल्कोहलिक हो, लेकिन यार कहीं ना कहीं इस बात की शांति तो एक सोबर शराबी में निश्चित तौर पर होती है कि यार आज की तारीख में मैं शराब से दूर हूँ। किसी को लगता है यार मेरे पैसे बहुत बच रहे हैं, किसी को लगता है यार मेरा शरीर जो है वो और बर्बाद होने से बच रहा है, किसी को ये लगता है यार मेरी पत्नी से अब मेरे संबंध खत्म होने से बच जाएंगे, है ना, किसी को लगता है मेरा धंधा खत्म होने से बच जाएगा, और किसी को ये सारी बातें इकट्ठी लगती हैं। लेकिन ये तो है कि अंतर मन में एक शांति तो मिलती है। और देखिए कितने खूबसूरती से लिखा है कि अंतर मन की शांति का अस्थायी नुकसान, मतलब उसको पहले ही ये भरोसा दिया जा रहा है कि भैया पिक्चर अभी बाकी है, बात खत्म नहीं हो गई है, ये जो नुकसान है ये टेम्परेरी है, अस्थायी है, इसलिए इस पर ज्यादा चिंता मत करो। ओके, जितना आप कर सकते हैं उतनी शांति से ये कार्यक्रम पर नए सिरे से कोशिश कीजिए, खास तौर से, खास तौर पर उन हिस्सों पर जो ध्यान और आत्म विश्लेषण से संबंधित है ना। तो यार दोबारा से अभी जैसे मैंने कहा ना कि आप जब गलती करते हो तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने अच्छे से उसका अवलोकन कर पाते हो कि यार कहाँ गलती की, छोटे छोटे महीन से महीन हिस्से पर मैं ध्यान दूं कि मैंने कहाँ क्या बोला था, कैसे किया था, क्या क्या चीजें जो मना करने को कही गई थी मुझसे गलती से हो गई, या क्या क्या करने को कहा गया था उसमें से कुछ बातों को करने से मैं चूक गया, है ना। तो ये इन चीजों पर आप दोबारा ध्यान दो, और खास तौर से ध्यान और आत्म विश्लेषण, अब आत्म विश्लेषण, सेल्फ इवेल्युएशन ना, बारीक बारीक चीजों पर ध्यान देना, ये तो है क्लियर। जब ध्यान की बात आती है ना, तो ये ध्यान है ना, मैंने ये देखा है फ्रेंड्स कि ध्यान मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, मतलब मेडिटेशन, है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं दरअसल खुद के बारे में ज्यादा अच्छे से देख पाता हूँ। अदरवाइज क्या होता है, एक शराबी जब शराब पीता है तो बहुत आराम से वो सबसे पहले ये कहता है कि मैं फलानी पार्टी में चला गया था, वहां मेरे हाथ में आ गई, हाथ में नहीं आती है, कोई जबरदस्ती आपको सर पे आपके बंदूक रख के नहीं देता। दरअसल वो प्रक्रिया तो कुछ समय पहले शुरू हो गई थी। अभी जैसे मृणाल भाई ने बताया ना कि संडे को हम वो रिलैक्स पर एक स्पेशल सेशन करने वाले हैं, तो उसमें यही सब सुनने को मिलेगा कि यार वो एकदम से नहीं आ जाता है, वो उसकी एक अपनी प्रक्रिया है, वो मुझे पता भी नहीं चलती, मुझे ऊपर से लगता है नहीं मैं कहाँ कुछ चाह रहा हूँ, मैं कहाँ पीना चाह रहा हूँ, कोई बेईमानी नहीं है मेरे अंदर, है ना। तो ये ध्यान द्वारा, तो ये ध्यान से दरअसल होता ही है जो कि 11th स्टेप में बात की जाती है ना, अब उसकी बात 11वें कदम में की जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अभी तक अगर स्पॉन्सर नहीं लिया तो मैं ध्यान कर ही नहीं सकता, है ना। मैं उसको इस तरह से शुरू कर सकता हूँ ध्यान की कि मैं अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट करूँ, भले से वो मेरी भलाई की बात हो या फिर मेरी गलतियों को देख पाने की बात हो, दोनों ही चीजों में मैं अपने आप पर ध्यान दूं ज्यादा। कई लोग कहते थे कि ए इज अ सेल्फिश प्रोग्राम, वो दरअसल सेल्फिश प्रोग्राम नहीं है, वो सेल्फ केयर का प्रोग्राम है। मुझे अपने आप को सबसे पहले देखना पड़ता है। मैं अभी नया नया सोसाइटी में आया हूँ, पत्नी कह रही है चलो ना जी बहुत टाइम हो गया, तुम तो पी पी के पड़े रहते थे आड़े, सालों से कहीं पिक्चर देखने के लिए नहीं गए, किसी दोस्त के यहाँ नहीं गए, और मुझे लग रहा है यार घर से बाहर निकलूंगा 10 तो शराब की दुकानें आएंगी, फिर वो मल्टीप्लेक्स में जाऊंगा वहां शराब तो ऐसी बहती है आजकल हर जगह, लोगों के मुंह से स्मेल आती है, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैंने पत्नी को हाँ इसलिए किया कि यार मेरी इमेज खराब हो जाएगी, वो बेचारी फिर से गम के सागर में डूब जाएगी। तो यहाँ पर मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने ही सिखाया कि भैया पहले अपनी देख, बाद में पत्नी की देख, क्योंकि तूने अगर तेरे हाथ में शराब आ गई तो तू पत्नी को कहाँ तक जाके समझाएगा कि डार्लिंग तुम्हारा मन रखने के चक्कर में मेरी फाइल निपट गई है। तो तुझे पहले अपना देखना पड़ेगा, ये स्वार्थीपन नहीं है, ये सेल्फ केयर है ना। तो ये जब मैं अपने ध्यान कर पाने की शक्ति को बढ़ाता हूँ ना, तो तब मैं अपने ऊपर ध्यान दे पाता हूँ कि यार
मेरी कहाँ कहाँ पर गलती हुई है, मेरी कौन सी ऐसी आदतें हैं कि मैं चाहकर भी गलतियां करने से रुक ही नहीं पाता हूँ। आगे, क्या मैं यह भी सुझाव दे सकता हूँ कि आप अत्यधिक अपराध बोध पर भी ध्यान दीजिए कि यह असल में क्या है। यह कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार का विपरीत अहंकार है। वाह, है ना। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई गिल्ट है ना, ग्लानि है, अपराध बोध जिसको हिंदी में हम बोल रहे हैं। तो कई बार एक शराबी को है ना, एक 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 उसके अंदर एक होड़ सी हो जाती है। कई बार हम ए मीटिंग्स में देखते हैं किसी शराबी की शेयर करने में भी वो चीजें पता चलती है। वो अपने आप को इतनी गालियां देता है, इतना ज्यादा कोसता है, मैं इतना गंदा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो अब कहा ही जा रहा है कि अत्यधिक अपराध बोध, मैं इतना गंदा था, मैंने इतने गंदे काम किए हैं। ये चीज भी आपको रिलैक्स की तरफ ले जाती है। ये एक तरह का रिवर्स प्राइड है। अब ये रिवर्स प्राइड को इस तरह से डिफाइन किया गया कि जैसे पहले अगर हम प्राइड को समझें, गर्व, तो गर्व का मतलब ये हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी सोच है, मैं बस उसी को सबसे अच्छा मानता हूँ और मैं उसको बहुत ज्यादा श्रेय देना चाहता हूँ। मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा क्रेडिट चाहिए। मुझे ये नहीं लगता कि उसमें कोई ईश्वरीय कृपा है या मेरी उच्च शक्ति का हाथ है। मैंने जो किया है ये मेरे एफर्ट से हुआ है। मेरी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, है ना, ये है गर्व। इन द सेम वे, जब मैं ये मानता हूं कि मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हूं, मैं इतना नीच हूं, नालायक हूं, तो ये एक तरह का उल्टा गर्व है। इसलिए इसको कहा गया रिवर्स प्राइड। मैं दूसरे किसी चश्मे से अपने आप को देखना ही नहीं चाहता हूँ। मैंने एक बार धारण कर लिया तो कर लिया। अब मेरे अंदर एक होड़ मची हुई है कि कैसे अपने आप को दुनिया का सबसे गंदा इंसान डिक्लेयर कर दूं, है ना। इसलिए अगर कोई मुझसे ये कह भी रहा है कि बस कर यार, उन बातों को छोड़, आगे बढ़ने की बात सोच, उसकी बातें नहीं मान रहा। मतलब अड़े रहना, दिमाग के दरवाजे बंद करके किसी की सुनना ही नहीं। यही तो है ना अहंकार। अहंकार, अहम मतलब मैं, कार मतलब जैसे जय जयकार, बार बार बोलना, बस सिर्फ अपनी ही अपनी बात करना, अपनी ही अपनी चलाना। तो इसीलिए कहा गया कि ये एक तरह का विपरीत अहंकार है। आगे लिखते हैं, जो हुआ है उसके लिए एक हद तक खेद प्रकट करना अच्छा है, लेकिन अपराध बोध नहीं, है ना। तो दो बातों में यार बहुत ज्यादा डिफरेंस है। When I say कि आई एम सॉरी, तो अगर मैं उस चीज को मन से बोल रहा हूँ, यस आई एम सॉरी। सॉरी का हिंदी में सीधे सीधे ये मतलब होता है कि मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। तो उसका जो इनडायरेक्ट मीनिंग है ना, वो ये निकलता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो आप मुझे माफ कर दीजिए। का मतलब ये हो जाता है कि भाई आप इसके लिए, ये जो मैंने गलती की है इसके लिए कोई भी प्यूनिटिव एक्शन मत लीजिए, मतलब कोई भी सजा टाइप वाली एक्शन मत लीजिए मेरे खिलाफ, या मेरे लिए अपने मन में बुरी भावना मत बनाइए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर ये कृपा कर दीजिए। तो उसके साथ में ये चीज अपने आप ही एक तरह से इनडायरेक्टली उसमें निहित है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन क्या है ना, मैं सॉरी तो इस तरह से बोलता हूँ, जैसे मेरी वाइफ मुझे बोलती थी, यार विवेक सॉरी तो तुम इतनी कन्वीनियंटली बोलते हो ना कि दूसरे को शर्म आ जाती है कि यार ये विवेक ने कितनी बार सॉरी बोल दिया, है ना। तो पॉइंट इसकी एक हद तक मैं सॉरी बोल सकता हूँ, है ना। लेकिन मैं उसके लिए अगर गिल्ट ही पाल के बैठ जाऊं कि नहीं यार ये मुझसे हुआ कैसे। अभी जैसे हम इसके पहले वाले भी थॉट में बात कर रहे थे ना, वो शराबी जो बहुत ज्यादा अपने आप को ऊंची तोप समझता है, अपने आप को उसने सातवें आसमान पे रख रखा है, पिंक क्लाउड्स में है, सुपर डुपर ओवर कॉन्फिडेंट है ना अपने बारे में, उसी के साथ में ये होता है कि उसको अपराध बहुत उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये रिवर्स प्राइड है। मेरे साथ ऐसा हो कैसे गया, ये कुछ इस तरह की बात है ना। एक इंसान है, वो मोटरसाइकिल रेस में हिस्सा लेता है। वो जो एक वो मेलो मेलो में नहीं होता वो मौत का कुआं है ना, वो उस मौत के कुएं के अंदर मोटरसाइकिल चलाता है। सालों से चला रहा है, कभी एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब आप सोचिए, कॉलोनी में उसकी वाइफ ने बोला जरा ब्रेड का पैकेट ले आना। वो कॉलोनी में बाइक चला रहा था और इम्बैलेंस होके गिर गया। अब वो इसलिए गिर गया कि वो, उसका कहीं ध्यान और था और सामने एक बड़ा सा पत्थर आ गया, वो पत्थर के ऊपर बाइक चढ़ी और बुरी तरह से इम्बैलेंस हो गया। आप देखिएगा इस आदमी को बर्दाश्त नहीं होगा कि ये कैसे इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि उसको बार बार ये लगेगा कि यार पूरी दुनिया में मेरी ख्याति प्रख्याति तो ऐसी थी कि साला ये तो मौत के कुएं में बाइक चलाता था यार, कॉलोनी में बाइक चलाने में गिर गया। लगता है साला पिया हुआ था। लगता है इसको कोई बीमारी वगैरह हो गई।
जबकि किसी ने ऐसा कुछ भी सोचा ही नहीं, किसी को इतना फालतू टाइम है ही नहीं। दरअसल बात यह है कि इस बाइकर को इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है अपनी क्षमता के बारे में कि मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जबकि वो कहावत बड़ी सही बैठती है, वो कहते हैं ना, डूबता हमेशा अच्छा तैराकी है। तो वो ऐसी चीज किसी के भी साथ हो सकती है। इसीलिए मुझे बार बार ये कह दिया जाता है कि भैया आपका स्पॉन्सर भी तो आखिर में शराबी ही है। मतलब ये जो रिलैप्स होने वाली घटना है ये किसी के भी साथ हो सकती है। तो अगर ये आपके साथ में हो गई तो कोई बहुत ज्यादा गम के सागर में डूबने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी के भी साथ में हो सकती है। आप बहुत ज्यादा गम के सागर में डूबे जा रहे हैं, इसका मतलब आप ये मानते थे कि नहीं नहीं मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं। ओके, आगे। वस्तुतः बहुत संभावना है कि यह फिर से पी लेना उन तथाकथित नैतिक विफलताओं से उपजी अपराध बोध की उन गैर वाजिब भावनाओं की वजह से हुआ है। ओके, है ना। तो भैया काफी कुछ चांसेस ऐसे भी हैं कि जैसे मैं जब ए में आया तो मुझे बताया कि भाई आपका जो नैतिक आचरण वो आपको ठीक ठाक रखना चाहिए, है ना। अभी जैसे हमने वो सेक्स के बारे में पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा, है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं नैतिक आचरण से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो नैतिक आचरण दूसरा भी है कि मुझे किसी के प्रति मन में कोई बुरा भाव नहीं रखना है, दूसरे के पैसे पर नजर नहीं रखना है। अभी सेक्स तो दूर की बात है, पड़ोस की जो भाभी है उनकी तरफ भी गंदी नजर नहीं रखना है। ये सब चीजें जो है यही मुझे रिलैप्स की तरफ ले जा सकती हैं। ओके, तो मेरे अंदर ये सारी गंदगियां चल रही थी और फिर वो शराबी की, मतलब शराबी के अंदर ये सब गंदगियां चल रही थी और वो आखिर में रिलैप्स हुआ। तो अब ये तो तय है कि वो शराबी को तो यही लगेगा कि अरे यार ये मेरे अंदर इतनी इतनी गंदगियां थी ना साला, इसीलिए मैं रिलैक्स हुआ हूं। बात गलत नहीं है। इसीलिए तो सावधानी रखने को कहा गया था कि भैया इन सब गंदगियों से दूर रहो। लेकिन, है ना, अब जैसे यहाँ लिखा है कि बहुत संभावना है ना, कि उसी वजह से आपका फिर से पी लेना हुआ है ना। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए कि इसका मतलब ये नहीं, आप इसको इस तरह से मत ले लीजिए कि भगवान ने आके मेरे ऊपर हथौड़ा चला दिया है, बुरा कर्म करेगा तो वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये ये यहाँ पे इस तरह की वाली बात नहीं है। सिंपल सा इस चीज को ये जो है ना वो वैज्ञानिक ढंग से समझाने की कोशिश करता है कि आपकी आत्मनिर्भरता, आपको हमेशा से ये लगता था कि मैं तो कुछ भी करूं मैं निपट सकता हूं, है ना। मैं जैसे बचपन से मुझे ये कहा गया कि भाई शरारती बच्चे जो हैं, बिगड़े हुए लड़के जो हैं उनके साथ में मत रहो। पर मुझे उनके साथ में रहने में बहुत मजा आता था। मुझसे कहा गया कि उनके साथ में रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी भी पढ़ाई पे इफेक्ट आएगा, तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हारे नंबर खराब आने लग जाएंगे। मैं नहीं मानता था उनकी बात, माँ बाप की बात, क्योंकि मुझे ऐसा सुपर डुपर ओवर कॉन्फिडेंस था, अरे ये तो फालतू में ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये है अत्यधिक आत्मनिर्भरता का घमंड। तो ये यही चीज मुझे ए में आके बताई गई कि भैया ये जो आपका मॉरल कंडक्ट है, नैतिक आचरण जो है ना, इसको ठीक कीजिए। इसके ऊपर आपको, ये जो आपकी अनैतिक हरकतें हैं इनके ऊपर आपको जरूरत से ज्यादा विश्वास है कि नहीं नहीं ऐसा करने से वो बिल्कुल भी नहीं होता। इससे शराब का क्या लेना देना। मैंने तो आज तक पता नहीं कितनी ही औरतों के साथ मुंह काला किया है, लेकिन शराब मैंने कभी नहीं पी उनके साथ। ऐसी अगर आपकी सोच है और आप इस बार फिर किसी औरत के पास में गए हो और आपके हाथ में शराब आई है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका दिमाग जो है उस हरकत से शराब को जोड़ता है। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये आपसे आए हुए पुराने सदस्यों को समझ में आ रहा है। क्योंकि ए जो है ना वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के अनुभव से मिलके बनी हुई एक आइडियोलॉजी है। तो आप अकेले शायद उसको नहीं समझ पाएंगे, अपने अंदर की गलती अपने को नहीं समझ में आती, दूसरों को वो समझ में आ जाती है, खास तौर से जिन्होंने उस गलती को पहचान लिया और पहचान के ठीक किया। आगे लिखते हैं, निसंदेह आपको इस संभावना पर ध्यान देना चाहिए। इस मामले में भी आपको विफलता के लिए अपने आप को कोसना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ अच्छी बातों के लिए प्रयास करने से मना करने पर ही दंडित किया जा सकता है। ओके, ठीक है। तो ये बता दिया कि भैया जो मॉरल कंडक्ट आपको करने को कहा गया था, नैतिक आचरण करने को कहा गया था, उसमें आप गड़बड़ हो गई आपसे तो आप रिलैप्स हुए। ठीक है, आपको ये लग रहा है 10 लोगों ने भी आपको यही बताया, तो भैया उसके लिए भी आप आगे, आगे के लिए जब तक आप अपने आप को कोसते रहोगे कि साला मैं गंदा हूँ, नालायक हूँ, कमी ना हूँ, मीटिंग में आके भी चिल्ला रहे हैं मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं बहुत ही नीच आदमी हूं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। इससे सिर्फ ये होगा
कि मीटिंग में बैठे हुए कुछ लोग ताली बजा देंगे, बोलेंगे अरे वाह वाह क्या ईमानदारी से भरी हुई शेयरिंग है। इससे उल्टा आपके अंदर एक तरह का रिवर्स प्राइड आ जाएगा। सॉरी, इससे उल्टा आपके अंदर प्राइड आ जाएगा। रिवर्स प्राइड में तो आप ऑलरेडी हो, विपरीत अहंकार में तो आप ऑलरेडी हो कि मेरे से बड़ा कोई कमीना नहीं है। चार लोगों ने अगर कह दिया ना अरे वाह क्या अच्छी शानदार शेयरिंग की है, कितनी ईमानदारी से बता दिया, इस आदमी के अंदर कितनी सच्चाई है। अरे भैया सच्चाई को चिल्ला चिल्ला के बोलना तब काम का है जब मैं उसको फील कर पाऊं अंदर से, और मैं उसके लिए कुछ प्रयास कर पाऊं। जबकि मैं कर उल्टा रहा हूँ, विपरीत अहंकार के नशे में अपने आप को धकेल रहा हूँ, और मैं दोबारा फिर से शराब को निमंत्रित कर रहा हूँ, है ना। तो ये इस बात को ध्यान देना चाहिए। जो आखिरी में है ना थोड़ा सा ट्रांसलेशन का इशू है, यू कैन बी पेनलाइज ओनली फॉर रिफ्यूजिंग टू ट्राई फॉर बेटर थिंग। कि आपको आपसे अगर कुछ हो गई है ना गलती, तो वो गलती की कोई आपको ऐसी सजा नहीं मिल जाएगी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कोई इस तरह की सजा नहीं है। सजा आपको आगे भी मिलेगी, लेकिन वो तब मिलेगी जब आपने पिछली बार से कोई बेहतर चीजें नहीं की हैं, बेहतर प्रयास नहीं किए हैं, तब फिर आपको अगली बार भी सजा मिलेगी। इस बार तो जो आपसे गलती हुई है उसकी आपको सजा मिल चुकी है, रिलैप्स हो चुके हैं आप। अब और कितनी सजा मिलेगी? तो दोबारा भी ऐसी सजा मिलेगी अगर आपने कोई बेहतर आचरण नहीं अपनाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे एक बार गलती हो गई तो आप उसके लिए रोएं पीटें चिल्लाएं। सजा जो है वो आपको मिल चुकी है। होता है ना किसी अपराधी से बहुत सजा, किसी अपराधी से अपराध हो जाता है, कई बार वो छाती पीट पीट के इसलिए रोता है ताकि उसकी सजा कम आ जाए, लोगों को ये लग जाए कि यार इसको बहुत अफसोस है यार, इसको उतनी सजा मत दो। जज को ये लग जाए, कानून को ये लग जाए, या अगर जज तक बात नहीं गई है तो लोगों को ऐसा लग जाए। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, सजा जो है वो तो आपको मिल चुकी है। भविष्य में अगर इससे बचना है तो कुछ बेहतर तरीके अपनाने पड़ेंगे, और सही तरीका जो बताया गया है उस पर चलना पड़ेगा। और ये वाला टॉपिक जो है ये 1958 के एक लेटर से लिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फाइन। ये इसी टॉपिक पर हम आज की शेयरिंग को समाप्त करते हैं। समय भी हो चला है। तो आप सब लोगों ने मेरी बात को शांति से सुना, मुझे ये एसबीओ सीरीज पढ़ने का मौका दिया। आई एम सो मच थैंकफुल टू यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड।